Hello everyone, this is Shashank Sawan. Welcome to the official channel of Oritas Inc. And in this video, I'm going to talk about glossophobia. इस वीडियो में हम ग्लोसोफोबिया की बात करेंगे और ये मेरा दूसरा वीडियो है ऑन द सेम टॉपिक. द फर्स्ट वन इज नेम्ड विद द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. इसके अंदर मैंने बताया था कि इन जनरल फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है और इसको ग्लोसोफोबिया भी कहते हैं. बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक इन डिटेल अबाउट ग्लोसोफोबिया कि क्या चीज़ है ये, क्यों होती है ये और इसका इलाज कैसे करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. नंबर वन थिंग इज व्हाट इज ग्लोसोफोबिया. ग्लोसोफोबिया होता क्या है? ग्लोसोफोबिया को अगर जनरली हम देखें तो पब्लिक स्पीकिंग का डर, इसको टेक्निकली ग्लोसोफोबिया कहा जाता है. पर इसमें एक बहुत माइनर सा डिफरेंस है, एक पतली सी लाइन है जो कि ग्लोसोफोबिया और ग्लोसोफोबिक पीपल एंड पीपल हु आर स्ट्रिकन विद द फियर ऑफ पब्लिक कमेंट्स, इन दोनों चीज़ों को बांटता है. मतलब ऐसे कुछ लोग भी होते हैं जो पब्लिक रिएक्शन की वजह से डरे होते हैं, ना कि पब्लिक स्पीकिंग से डरे होते हैं. और कुछ लोग होते हैं जो सच में पब्लिक स्पीकिंग का खौफ है जिनके अंदर, वो लोग जो कि ग्लोसोफोबिक हैं, ग्लोसोफोबिया स्ट्रिकन है. इन दोनों के बीच में बहुत पतली सी लाइन है. वो लाइन क्या है? एक तो जो लोग सिर्फ लोगों के कमेंट्स और रिएक्शन से डर रहे हैं, वो जैसे ही स्टेज पे जाएंगे, बोलना शुरू करेंगे, नीचे आएंगे, उनका डर खत्म होगा. धीरे धीरे 2, 3, 4, 5 बार में उनका डर खत्म हो जाएगा. पर जो लोग ग्लोसोफोबिक है, ग्लोसोफोबिया स्ट्रिकन है, वो दे कांट हेल्प, it is in their brain that they have to be afraid of public speaking. Whenever they will just think of public speaking, they will start feeling anxious, they will start sweating, the butterflies in their stomach, they will feel like that and their BP will go high. These are the basic symptoms of glossophobic people. कभी भी अगर वो सिर्फ सोचेंगे स्टेज पे जाने का तो इससे भी उन्हें इतना डर लगेगा. ये बेसिक सिम्टम है एक सीवियरली ग्लोसोफोबिक पर्सन का. और इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा इंसान है जिसको सच में ग्लोसोफोबिया है और कौन है जो सिर्फ अपने एक मन के डर को ग्लोसोफोबिया का नाम दे रहा है. ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है. अब ये होता क्यों आया है ग्लोसोफोबिया हमारे अंदर? वाई दिस problem occurs with people so commonly? So the answer is evolutionary psychology. Evolutionary psychology एक बहुत बड़ा टर्म है. इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे स्टडीज़ किए गए हैं अलग अलग तरीके के, जिसमें से एक ये है कि जो 3 बेसिक रिस्पॉन्सेज होते हैं इंसान के, फाइट, फ्लाइट और फ्रीज. ये जब इंसान होमो सेपियंस नहीं था, होमो इरेक्टस था, और उससे पहले की जब हम एप्स होते थे, उस टाइम पे हम जंगलों में रह रहे थे. और तब हमारे पास ये हम बेसिक से 3 रिएक्शन थे किसी भी सिचुएशन को टैकल करने का. या तो हम उससे लड़ें, या तो हम वहाँ से भागें, या फिर हम फ्रीज हो जाएं. जब भी ऐसे कहते हैं ना, कोई शेर या कोई बड़ा जानवर आ जाए तो उसके सामने फ्रीज हो जाना चाहिए, स्टैंड स्टिल, कि कोई स्टिल ऑब्जेक्ट, कोई लाइव ऑब्जेक्ट ना समझे, कोई स्टिल ऑब्जेक्ट समझ के आपको छोड़ दे. दैट 3 रिएक्शंस आर प्रोग्राम्ड इन आवर ब्रेन. वो 3 रिएक्शन हमारे दिमाग में प्रोग्राम हो चुके हैं उसी टाइम से. बचने के 3 तरीके हैं कि किसी भी सिचुएशन से. तब क्या होता था कि लोग जंगलों में रह रहे हैं, सर्वाइवल की आफत है, अगर खुले में गए तो कोई बड़ा जानवर मार देगा, तो किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ऐसे ही बिहेव करते थे. पर बाय द टाइम हम इवॉल्व होते गए, नाउ वी आर लिविंग इन 2021, बट स्टिल आवर ब्रेन वर्क्स इन दैट सेम पैटर्न. हमारे दिमाग को कॉन्शियसली तो पता है कि कोई खतरा नहीं है, लोग ही तो हैं यार, लोगों के सामने ही तो खड़े हैं, बट सबकॉन्शियसली ये सिग्नल जाता है कि नहीं, ये थ्रेट हो सकता है. आइदर वी हैव टू फ्लाइट, आइदर वी हैव टू फाइट, और वी हैव टू फ्रीज. इन 3 सिचुएशन, इन 3 रिएक्शंस की वजह से हम कुछ ऐसा कर जाते हैं स्टेज पे जो कि हमें नहीं करना चाहिए. वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा बीपी हाई हो जाता है, हम एंशियस फील करने लगते हैं, और बटरफ्लाइज इन द स्टमक, दैट काइंड ऑफ फीलिंग, जो पेट में गुड़गुड़ी होती है, वो चीज़ें होने लगती हैं, पसीना. तो ये सब क्यों होता है? ये सब चीज़ें क्यों आ रही हैं? ये सब सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उस टाइम पे ऐसा ही होता था. ये डर का सिंबल है. ये सारे सिम्टम्स डर के हैं, खौफ के हैं. उस टाइम पे अगर कोई झुंड से अलग हो गया है तो वो ऐसे ही डर जाता था और इसी एंजाइटी और फियर के साथ भागता था वहाँ से, या फिर जान बचाता था अपनी, वहाँ पे लड़ के फ्रीज हो गए, कोई भी रिएक्शन जो वहाँ पे कर सकता है उस चीज़ से. वो रिएक्शन अभी तक हमारे दिमाग में प्रोग्राम्ड है और उसकी वजह से हम कुछ सबकॉन्शियसली ऐसा कर जाते हैं, सबकॉन्शियसली हमारी बॉडी ऐसा रिएक्ट कर जाती है
कि जिसे हमें कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दैट्स वाई दिस प्रॉब्लम ऑफ ग्लॉसोफोबिया इज सो कॉमन। यही नहीं, हमारे ज़्यादातर प्रॉब्लम्स, हमारे ज़्यादातर बिहेवियर्स जो बॉडी लैंग्वेज में हम सबकॉन्शियसली कर जाते हैं, वो एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी का ही एक हिस्सा है। जैसे हमें मीठा क्यों पसंद आता है, कड़वा क्यों नहीं पसंद आता? मीठा हमें इसलिए पसंद आता है कि मीठा हमें एनर्जी देता है। उस टाइम पे जब आदि मानव के ज़माने में कोई भी जानवर या कोई भी मतलब एप मीठा खाता था तो उसके पास काफ़ी दिनों तक के लिए एनर्जी स्टोर्ड होती थी। वो एनर्जी वो अगर आज खा रहा है तो वो कल ना भी खाए, परसों ना भी खाए तो भी चल जाएगा। तो वो चीज़ उसे बहुत पसंद आती थी। दैट्स व्हाई ही डेवलप्ड अ टेस्ट स्वीट, ही स्टार्ट लाइकिंग दैट स्वीट टेस्ट। वहीं पे कोई चीज़ अगर कड़वी होती है तो ज़्यादातर चांसेस है कि कड़वी चीज़ जहरीली होगी और खाते ही वो मर जाएगा, नहीं तो उसके कुछ गलत रिएक्शन होगा या उसके परिणाम कुछ अच्छे नहीं होंगे। दैट्स व्हाई पीपल स्टार्टेड हेटिंग द बिटर टेस्ट। इसीलिए कड़वा कड़वा लगता है और मीठा मीठा लगता है। बाकी वरना आप इमेजिन करके देखिए, जस्ट इमेजिन अ न्यू बॉर्न बेबी, ही हैज़ नेवर टेस्टेड एनी काइंड ऑफ थिंग, एनी काइंड ऑफ फूड, बट यू गिव हिम करेला और द बिटर गार्ड और you give him a sweet. He will eat sweet first. He won't like Karela or the bitter gourd. Why? Because there is a mental programming in his brain that bitter taste is not good. Bitter taste is dangerous. Sweet is good. Sweet is healthy and it is necessary for our living. That's why बच्चे को भी मीठा, इसीलिए हर इंसान को मीठा ज़्यादा इसलिए पसंद आता है और कड़वे से नफरत इसीलिए है। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी का। ऐसे ही कई सारी चीज़ें हमारे दिनचर्या में होते रहती हैं जिसका सीधा रिलेशन एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी से, और ग्लॉसोफोबिया का भी डायरेक्ट कनेक्शन एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी से ही है। इसीलिए ये प्रॉब्लम हमें होती है एंड दैट्स व्हाई वी फील लाइक हेल बिफोर गोइंग ऑन द स्टेज। But the good news is you can treat this very easily. This is treatable whether you are badly stricken with glossophobia or you just have slight fear of public speaking. दोनों ही treatable हैं, दोनों की treat करने का तरीका अलग है और methods अलग हैं। See, when you are severely stricken with glossophobia, you need to consult a psychologist or psychiatrist. There are some therapies. One of them is exposure and response, the most common one. आपको बार बार ऐसे सिचुएशन में एक्सपोज करवाया जाएगा और रिस्पॉन्स आप उसके हिसाब से अपना एक डेवलप करेंगे ताकि आपके ब्रेन में रीप्रोग्रामिंग हो सके। दिस इज नॉट दैट डेंजरस, इट इज़ नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, दे आर जस्ट ह्यूमंस, यू आर ऑल्सो ह्यूमंस, यू आर जस्ट स्पीकिंग, नो वन इज गोना हार्म यू, दैट्स इट। इस चीज़ को रियलाइज़ करवाया जाता है बाय द टाइम, और अगर केस ज़्यादा ही ख़राब है तो उसमें मेडिकेशंस की भी ज़रूरत पड़ती है, बट इट इज़ कम्प्लीटली ट्रीटेबल। सो विद दिस वीडियो आई होप दैट यू हैव सम क्लैरिटी अबाउट ग्लॉसोफोबिया, how it occurs and why it is there in our society and how it is treated, and what is the difference between glossophobia and the simple fear of public speaking. I hope this video was helpful for you. If yes, if you really like the content, then press that like button, subscribe this channel and share it with those who really need this type of videos. With that said, this is Shashank Sawan signing off.